वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का तो एक स्पेसिफिक एज में, बट अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खवातीन मर्द यंग एज में ऐसा लगता है फेस ढिलकना शुरू हो गया है। सो फेस को यहाँ से लिफ्ट कराना, ये चीज़ ऐसे, और फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है जी आईब्रोज आपकी बिल्कुल इस तरह से ऊपर होती हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकती चली जा रही है, वो लोग जो कि जिनका वेट होता है, वेट कम करते हैं, फिर उनकी स्किन हम देखते हैं बहुत ढिलक सी जाती है, उसके लिए फेस लिफ्टिंग होती है जी। वो किस तरह से होती है? अच्छा, अब तो प्रॉपर कुछ ऐसे प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के अलावा भी अगर कोई तरीका है, नेचुरल वे है जिससे आप अपनी स्किन को खुद जो है वो स्किन टाइटनिंग वाला प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर कोई प्रोसीजर है तो सेफ कौन से हैं और कौन कौन से आप करा सकते हैं, किन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है, उस पर बात कर लेते हैं जी। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंजा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जो एजिंग इफेक्ट होते हैं ख़ासतौर पे वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी आजकल बच्चियाँ जो हैं वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेट जब कम करती हैं तो स्किन ढिलक सी जाती है। आजकल ओज़ेम्पिक जो लोग कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से आपकी स्किन ढिलक जाती है, अब वो बड़ा अजीब सा लगता है। उसके लिए लोग कहते हैं अच्छा फेस लिफ्ट कराना है, तो इसके लिए प्रोसीजर कौन कौन से हैं? जी ना, देखिए ओज़ेम्पिक के बाद होता क्या है बेसिकली कि फ़ैट लूज़ हो रही है। आप अपनी बॉडी के डिफरेंट एरिया से फ़ैट लूज़ कर रहे हैं और आपका फेस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है ओज़ेम्पिक को। आपका वज़न नीचे से बाद में गिरता है, लेकिन फेस आपका पहले श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही चूँकि जो फेस की फ़ैट्स है वो आपको यंग दिखाती हैं, अगर वो फ़ैट्स एक ख़ास हद से कम हो जाएंगी तो आपको एजिंग के इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक तो आप हाई प्रोटीन डाइट पे रहें। जब भी आप वेट लूज़ कर रहे हो, चाहे ओज़ेम्पिक से कर रहे हो चाहे किसी भी चीज़ से, आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कार्ब्स कम से कम होने चाहिए। सेकेंड चीज़ एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जिम, आपके योगास, ये सारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अच्छा। फिर हम कहते हैं कि आप देखिए सिर्फ स्किन से एज नहीं कर रहे होते, आपकी 7 डिफरेंट लेयर्स हैं फेस के ऊपर। पहले स्किन है, फिर उसके नीचे फैट्स हैं, फिर उसके नीचे मसल्स हैं, फिर एक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं, फिर नीचे बोन्स आती हैं। तो ये सारी लेयर्स एज कर रही होती हैं। तो सिर्फ ऊपर फेस पे, स्किन पे काम करने से आप एजिंग को नहीं रोक सकते, आपको हर लेयर को डिफरेंटली ट्रीट करना होता है। और स्किन के साथ साथ आपने अपनी मसल हेल्थ आपकी हाई प्रोटीन डाइट से, या फेस योगा या एक्सरसाइजेज, और फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक ख़ास किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सिर्फ वो प्रोब्स जो हैं वो आपके फेस पे लगा देते हैं और आपके मसल्स स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और आपको इमीडिएट टाइटनिंग और लिफ्टिंग इफेक्ट मिलता है। अब डॉक्टर साहब, अगर आईब्रोज जिस तरह से बिल्कुल लिफ्ट होती है, यहाँ से ऊपर बिल्कुल हो जाती है, या कुछ लोग ये आर्च जो है इसको बड़ा शार्प करा देते हैं, जी। सो वो किस तरह होती है? यूजुअली तो आजकल देखें उसमें या तो आप थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत हाई आर्च चाहिए तो एक डिफरेंट तरह के थ्रेड्स यूज़ होते हैं जो ऐसे स्कैल्प के अंदर से जाते हैं और यहाँ नोक तक जाते हैं आपकी, और आईब्रो को लिफ्ट कर देते हैं। फिर इसके लिए प्लास्टिक सर्जरीज़ हैं जो कि आपकी आईब्रो लिफ्ट करती हैं। फिर अगर हमें सटल सा लिफ्ट चाहिए हो तो फिर हम बोटॉक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप 30s 40s में हैं तो आपकी ब्रो लिफ्ट बहुत अच्छी हो जाती है, इवन जस्ट 2 यूनिट्स बोटॉक्स लगाने से। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहती हूँ कि आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने इंटरनल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। जब आप मसल लेयर्स के ऊपर काम करते हैं तो वो लिफ्टिंग जो है वो इंटरनल लिफ्टिंग होती है। ये सब प्रोसीजर्स ऊपर से काम कर रहे हैं, राइट? तो आपने हर लेयर को डिफरेंटली टारगेट करना है। उस पर हम आज ज़्यादा बात करेंगे, हम मसल्स को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल कोई पैसे लगाए बगैर। फेस की कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी जो कि मसल लिफ्ट करेंगी और मसल को स्टिमुलेट करेंगी, जिससे आपकी एजिंग बहुत डिले हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने जैसे खास तौर पर जिक्र किया कि डाइट के बाद ना ये वाली स्किन थोड़ी सी इस तरह होने लग जाती है, आपको सॉफ्ट लगती है, ढिलकती हुई लगती है, हालांकि आपकी एज भी इतनी नहीं है। सो मर्द खवातीन दोनों में, सो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपकी स्किन यहाँ से भी बिल्कुल यूँ हो जाए? जी, उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। मैं उसमें ये कहती हूँ लोगों को कि इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का ये मतलब है जिसमें हम छुरियाँ कांटे यूज़ करते हैं या नीडल्स यूज़ होंगी, तो उसमें आपके थ्रेड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, सर्जरी अच्छा काम करती है। लेकिन आप चाहते हैं अगर कि हमारी स्किन के अंदर कुछ ना लगे और हमें पेन भी ना हो। बहुत सारे लोगों को नीडल वाला फोबिया होता है ना? नीरोफोबिया होता है। फिर हमारे पास हाईफू होता है। हाईफू का न्यूएस्ट वर्जन नीफू, RF, डिफरेंट डिवाइसेस आ चुकी हैं। फिर हम कुछ लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि टोटली पेनलेस होता है।
उससे क्या होता है कि हम स्किन की हर लेयर को स्टिमुलेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड डिफरेंट एनर्जीज़। हम स्किन से लेके सबक्यूटेनियस लेयर, फिर मस्कुलर लेयर और डीप मिकोजल लेयर तक स्टिमुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़। तो उससे आपका बिल्कुल पेनलेस तरीके से बिल्कुल 20-30 मिनट्स के प्रोसीजर्स में आपका फेस अच्छा लिफ्ट हो जाता है। So, कितना रिपीट करना पड़ता है इस प्रोसीजर? देखिए, ये एक स्टिमुलेटिंग प्रोसीजर है, इससे हम आपको कोलेजन स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपके मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो जितने नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं उनको रेगुलरली लेना पड़ता है। लाइक आपको मंथली 3 सेशंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप मेंटेनेंस पे जा सकते हैं, लाइक 6 मंथली या साल में एक आध दफ़ा लेते रहें ताकि आप अपने इफेक्ट्स को मेंटेन कर सकें। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, ये हर एज के लिए रिकमेंडेड होता है? मतलब आपको ये तो नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आप एजड है यानी 60 प्लस है तो आप नहीं करा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप एज कर रहे हैं, जैसे 60s में आपके स्टिमुलेटिंग मशीनरी इतनी नहीं हो सकती क्योंकि पीछे मशीनरी थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो हम इतना स्टिमुलेट नहीं कर पाते। लेकिन ना मैंने ये देखा है कुछ लोग 60s में होते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, जिम कर रहे होते हैं, उनकी क्लीन ईटिंग होती है, तो उनमें भी नॉन इन्वेजिव वेज बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। बजाय ये कि ऐसे लोग जो 20s में हैं और 30s में हैं और उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जिम नहीं कर रहे हैं और खाना अच्छा नहीं है, तो उनमें वो इफेक्ट्स आ ही नहीं पा रहे होते नॉन इन्वेजिव वेज के या फॉर एनी ट्रीटमेंट। तो ये सारी एक फाउंडेशन है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपने आप को हेल्दी कितना रखते हैं। तो ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स आपके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया। फिर आई स्किन की लाइंस कुछ लोग के यहाँ पे आती है, फोरहेड में लाइंस आती हैं, उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है? नहीं, ये जो अभी आपने ये मुझे 3-4 जगह बताई हैं, ये एक्सप्रेशन लाइंस हैं। जैसे कि हम एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्सा करते हैं या स्माइल करते हैं, तो यहाँ पे क्रो फीट्स पड़ते हैं। कुछ लोगों के तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुकी होती है, 11 बन जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप बोटॉक्स करा लें। इवन 30s में भी आप बोटॉक्स करा सकते हैं, क्योंकि बोटॉक्स इज़ प्रिवेंटिव। जब एक दफ़ा एज हो जाएगी लाइन आपकी स्किन पे तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप 30s में ही बोटॉक्स करा लें, तो शायद अपने बोटॉक्स को आप डिले कर लेंगे, आपको बार बार नहीं कराना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए अर्ली थोड़ी सी डोज बेबी बोटॉक्स कराएं और लाइंस बचा लें। वाज़े डिफरेंस होता है? वाज़े फ़ौरन। और जो आइज़ के नीचे आपकी लाइंस आती हैं, आइज़ की लाइंस जो हैं 2-3 डिफरेंट वजूहात की वजह से, एक तो आपका एक्सप्रेशन लाइन है, मसल स्माइल की वजह से होती हैं, उसको हम बोटॉक्स से ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स आपकी स्किन से कोलेजन जा रहा होता है और स्किन लूज हो रही होती है, तो हमें फिर स्किन के ऊपर भी काम करना होता है। कोलेजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट जैसे PRP है, PRP इंजेक्ट करने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं 30s एंड 40s में। या कुछ स्किन बूस्टर्स हैं या माइक्रोनेडलिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेजर्स अवेलेबल हैं जिससे आप स्किन की कोलेजन के ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर डॉक्टर साहबा सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ प्रोसीजर्स हैं अगर सेफ हैंड्स में किए जाएं। ऐसे लोग जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और स्किन की सारी लेयर्स को जानते हैं और ये जानते हैं कि किस लेयर पे कौन सी एनर्जी काम करेगी, कितनी एनर्जीज रखनी है, जो अपने काम के माहिर हैं उनके साथ आप सेफ हैं। डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर कराने के बाद क्या आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है? आप बार धूप में नहीं जा सकते हैं, आजकल मौसम जैसा है बरसात का, इसमें ये प्रोसीजर सेफ होते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं ना कि ये वाले मौसम में कुछ सच कोई ऑपरेशन ना हो, कोई सर्जरी करानी है तो ये वाला मौसम गुजर जाए, सो ये सेफ होते हैं इस तरह के मौसम? जी है ना, बिल्कुल सेफ है। जैसे अभी हम नॉन इन्वेजिव वेज की बात कर रहे थे, हाइफू ये सारे ये लेजर्स जो हम डीप लिफ्ट के लिए कर रहे हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर कुछ नहीं कर रहा होता, वो डीपर लेयर्स में अपनी एनर्जी भेज रहा है। तो आप जैसे उठने आपकी स्किन पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक लिफ्ट आ चुका होता है। बेसिकली वो एनर्जीज बहुत डीप डाउन जा रही होती हैं, तो इसलिए उसका गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई जख्म है जिसने बिगड़ जाना है, तो वो सिर्फ एनर्जीज हम भेज रहे हैं, तो वो आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं। सही। अगर ये प्रोसीजर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, आप किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ जाए, जो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि अच्छा वहाँ से तो बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर था, अच्छा यहाँ थोड़े से पैसे सस्ते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप माइक्रो नीडलिंग आपने जिक्र किया, PRP आपने जिक्र किया, जितने भी प्रोसीजर हैं जो ख़ास तौर पर नीडल के थ्रू हो रहे हैं, आप अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ गए तो क्या हो सकता है? जी, बड़ी मैं कहूँगी सैड स्टोरीज मैं सुनती रहती हूँ अक्सर कि बहुत ऐसे लेज़र्स जैसे ब्राइटनिंग लेज़र्स हैं, हम कहते हैं आप इसे, उससे भी लोग जल जाते हैं या लोगों के ज़ख्म हो जाते हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि इस लेज़र से कैसे हो सकता है। अगेन कि एनर्जीज यूज़ करने का पता नहीं है कि कितनी एनर्जी रखनी है, कौन सी स्किन टाइप है, स्किन की भी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं।
हर टाइप के अकॉर्डिंगली आपके एनर्जीज लेजर्स की एक ही लेज़र है, लेकिन उसकी एनर्जी उसकी सेटिंग्स बदल जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल हर किसी ने लेजर्स रखे हुए हैं, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस पे चले जाएं, एग्जैक्टली हाइड्रा फेशियल वहाँ पर हो रहा है, डिफरेंट लेजर, आपने हेयर रिमूवल लेजर वहाँ पड़े हैं, रंग गोरा करने के लिए वो प्रोसीजर कर रही हैं, ड्रिप्स वहाँ पर लग रही हैं, अब इवन ओलंपिक वहाँ पर दिए जा रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर किसी को एक ही डगर पे आप चलते चले जा रहे हैं। जी, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि डेप्थ ऑफ नॉलेज इतना नहीं होता कि आप चीज़ों को मैनोवर कर सकें, आप पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्लान दे सकें, और समटाइम्स आप लोगों को काफ़ी ख़राब कर देते हैं और उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को। बिल्कुल, सो अपने फेस के साथ जो है ना वो बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए, आप ट्रीटमेंट कराएं बट सेफ हैंड्स में जाके कराएं, अपने डॉक्टर के बारे में डिटेल में ज़रूर जानें। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे रिव्यूज़ इतने अच्छे मिल जाते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि अच्छे रिव्यूज़ हैं वहाँ ज़रूर जाएं। और क्योंकि देखिए आपकी स्किन का मामला है, सबसे पहले आपका मुंह नज़र आता है, जिस पे आपने अगर कुछ कराना है तो आप लाजमी अपने डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ के करें। अच्छा जी, अब इन प्रोसीजर्स के अलावा आप किस तरह से अपने फेस को लिफ्ट कर सकते हैं? योगा फेस का एक्सरसाइज कौन सी ऐसी है जो कि आपको वो वाले इफेक्ट्स, इसका आपने जिक्र किया, स्किन जो है वो ढिलक जाती है, लाइंस आ जाती हैं, उसको हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो एजिंग इफेक्ट से बचने के लिए कुछ फेस एक्सरसाइज हैं जो कि डॉक्टर साहिबा हमें बताएंगी, आपने रूटीन में घर में करनी है। अब मेरे ख्याल से इस पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हर एज में आप कर सकते हैं बासानी। दिन में कितनी दफ़ा डॉक्टर साहिबा करनी है? आप आ जाएँ तो अमरीन है हमारे साथ, तो बता दें किस तरह से फेस की कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिससे आप एक्चुअली अपना फेस लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ना सबसे पहले स्टार्ट होती है हमें ना यहाँ पे जॉवलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लोगों के लोअर फेस हैवी होते हैं, जैसे ही आप वेट लूज करते हो, एज करते हो, ये फेस हैवी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इधर आ जाए आप डॉक्टर साहिबा जी। सबसे पहले हम ऐसी जब भी फेस योगा स्टार्ट होता है तो नेक से स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है अमरीन, आपने सबसे पहले दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं, ठीक है, और एक पहले राइट साइड पे आपने ऊपर मूव करना है और फिर लेफ्ट साइड स्ट्रेच करना है, बिल्कुल स्ट्रेच करना है आपने नेक को, क्योंकि नेक का एक मसल है प्लेटिज्मल बैंड्स, ये वक्त के साथ साथ बहुत टॉट हो जाते हैं। अच्छा, तो इनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लोअर फेस के ऊपर टग ना आए और ये नीचे की तरफ मूव ना करे। तो जब भी हम फेस योगा स्टार्ट करते हैं हमेशा नेक से स्टार्ट होता है। अमरीन आपको करके दिखाएंगी, दोनों हाथ ऐसे आपके कॉलर बोन्स के ऊपर आएंगे और उसके बाद आपने 10 टाइम्स 5 टाइम्स आपने राइट साइड पे, ये आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और यस आपको टग फील होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इससे आप अगर 5 टाइम्स दिस साइड एंड 5 टाइम्स दिस साइड, इससे थोड़ा सा स्ट्रेच राइट। अब आप नीचे लेके जाओगे और दूसरी तरफ मूव करोगे और फिर दिस साइड, ठीक है। ये आपके ये वाले मसल्स जो यहाँ से जावलिंग क्रिएट कर रहा होता है ये रिलैक्स हो जाता है इससे, और इससे आपकी जावलिंग और लोअर फेस अब नीचे, फिर अदर साइड और फिर ऊपर टग, राइट। ये आपके प्लेटिज्मल बैंड्स को, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को, ये आपकी जॉलिंग को खत्म करने के लिए, राइट। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लोअर फेस। डॉक्टर साहब डबल चिन जिनकी होती है, इससे डबल चिन भी आपकी इंप्रूव होगी। अच्छा। लेकिन अब मैं आपको जॉलिंग का एक और बताती हूँ। अब अमरीन आपने ऐसे बनाना है अपना, ये आपके जो इंडेक्स फिंगर है उसका हुक बना लेना है और आपका जो थंब है वो आपके इसको सपोर्ट करेगा, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ये ऐसे, और थोड़ा सा टिल्ट कर लें फेस को ऐसे। ये आपने 10 मूवमेंट्स दिस साइड, या आप मिरर में खड़े होकर कर लें? मिरर में, हाँ, वॉशरूम मिरर में 10 मिनट्स भी नहीं लगते इसमें, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी कोई भी ऑयल, जो कि हमने अमरीन को पहले ही लगाया हुआ है, इनकी फिंगर टिप्स पे ऑयल है, रोजमेरी ऑयल, तो ये इस तरह से 10 इस तरफ करेंगी। ये देखें, ये आपका थंब जो है वो जॉ बोन के नीचे होगा और आपकी इंडेक्स फिंगर की हुक ऊपर होगी, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपका फॉरेंसिक डेफिनेशन मैक्सिमम इसको आप वो फोर्स के साथ करना है कि नॉर्मल बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, लेकिन हल्का सा प्रेशर जो आपको फील हो, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि स्किन हल्का सा टग कर रही है, बहुत ज़ोर से नहीं करना, अदरवाइज आप स्किन को ब्रीच कर दोगे, स्किन बैरियर ब्रीच नहीं होने देना आपने। इसी तरह यही प्रोसेस आपने लेफ्ट साइड पे रिपीट करना। अच्छा, कैम 1 फोकस कर लें ज़रा अमरीन को। अब डॉक्टर साहब आप एक दफ़ा फिर बता दें। ठीक है, अमरीन आपने अपनी हुक बनानी है, ठीक है, और ये थंब।
थंब आपका बोन के नीचे होगा और हुक आपकी जाउल के ऊपर होगी और इसको लाइक दिस ऐसे मूवमेंट। ठीक हो गया, राइट। और आप अगर लगे कि स्टेबल नहीं है तो आप दूसरे हाथ से अपनी चिन को स्टेबल कर सकते हो। लाइक बस आपने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखना है अपना और यहाँ से आपने ये करना है। डॉक्टर साहब कितनी दफा करनी है दिन में? आप रात को सोते हुए ये आप 2 दफा रात को भी और मॉर्निंग में रिलैक्स हो, रात को भी करिए और मॉर्निंग में डीप अप करने के लिए खुद को कर सकते हैं। तो 2 दफा काफ़ी है, 5-5 मिनट की एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये हमने आइस के नीचे जिनके जी। अब आइज के लिए हम आपको बताते हैं कि उसमें आपने क्या करना है। आइज का तब होता है जब आपका कुछ लोगों की ना पफी आइज होती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी आंखें बंद फील हो रही थी, उनके लिए जी, उनके लिए एक डायमंड एक्सरसाइज है कि उसको आपने यहाँ से मूव करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना आप सपोर्ट करोगे अपर आईलिड को, यहाँ से नेज़ोलेबियल अमरीन चेयर इस तरफ करनी जी। यहाँ से आप शुरू करोगे, ये डायमंड होता है ना, डायमंड की शेप, ऐसे गए और फिर ऐसे। ठीक है, इससे आपका ये नेज़ोलेबियल स्माइल लाइंस भी खत्म होती हैं। ठीक है, और इससे आपकी पफीनेस, क्योंकि ये वाली जो फैट पैड है ये वापस इधर मूव करना है हमें, ताकि वो पफीनेस और लूजनिंग खत्म हो जाए। ओके। तो ये आपने 10 टाइम्स ऐसे करनी है और उसके बाद, और ये प्लीज बगैर ऑयल के नहीं करनी है, ऑयल के साथ करनी है क्योंकि हमने पहले लगाया हुआ है ऑयल, तो आपको इसलिए फील नहीं हो रहा। ठीक है, वो इसलिए ना बहुत स्लिप फिंगर्स आराम से हो रही हैं, अदरवाइज ऑयल के बगैर करेंगे स्किन ही ना आप। उसके बाद आपने यहाँ से नेज़ोलेबियल, एक सेकंड एक्सरसाइज है, यहाँ से नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर से हल्का सा प्रेशर देना है और उस प्रेशर को मूव करते हुए स्लोली 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 ऊपर की तरफ आते जाना है। ये डॉक्टर साहब हम सीख लें अगर, अब ऑब्वियसली हम अपने सोशल मीडिया पर भी, तो ये हम खुद आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे आप करते जाओगे ना आपको वाज़े डिफरेंस फील होता है कि अब डिफरेंस आने, हम बड़े जल्दबाज हैं डॉक्टर साहब, तो कितने दिनों में ये आपको रिजल्ट्स? 1 महीने में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड एक्सरसाइज होगी। यहाँ से प्रेशर मेंटेन करते हुए आपने ऊपर की तरफ आते जाना है, स्टे करना है और प्रेशर को मेंटेन करना है कि आपकी ये जो हड्डी है ना इसके ऊपर थोड़ा सा टग आपको फील हो, प्रेशर फील हो, जो कि अमरीन को फील हो रहा है। डॉक्टर साहब अमरीन के फेस पे तो इतना, बट कुछ लोग ना ओबेसिटी होती है उनको, बहुत फेस बड़ा, तो उनके लिए भी इफेक्टिव है? उनके लिए भी इफेक्टिव है बिल्कुल, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितना करते रहोगे, ये कोई हम प्रोसीजर नहीं कर रहे। हाँ, एक दिन छोड़ा, एक दिन कर लिया तो वो रिजल्ट नहीं, ऐसे नहीं। एक्सरसाइज आपका लाइफस्टाइल होती है, राइट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद पफी आइज को, क्योंकि अपर आईलिड्स पे भी पफीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अपर आईलिड को थोड़ा सा लिफ्ट करके, तो अगेन हुक बनाते हैं अपने इंडेक्स फिंगर की और इसको इस मोशन में ऐसे करते हैं। तो इसको जो स्किन आपकी ज्यादा होती है, इस पे पफीनेस होती है, कम होना शुरू हो जाए। एक तो स्किन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है, और जो सुबह मॉर्निंग में आपको पफीनेस होती है ना अपर आईलिड्स पे, वो अक्सर आपने कहीं जाना होता है तो आपके फेस पे पूरी स्वेलिंग हुई होती है। और अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे ना, आप देखेंगे इमीडिएट आपकी फौरन से लिफ्ट हो जाती है आईब्रो। ये तो फिर बड़ी आसानी है भैया, ये क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे रात के फ्लूइड्स इकट्ठे हुए होते हैं और उनको जैसे ही हम यहाँ से ड्रेन कर देते हैं ना, और 2-3 ऐसी मूवमेंट के बाद आपने यहाँ लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है ऐसे। ये सारे लिम्फ नोड्स का एरिया है, इसको हम यहाँ से ड्रेन करते हुए कान के सामने से लाते हैं और यहाँ से मैंडिबल बोन के ऊपर से ऐसे करते हुए नेक के सारे लिम्फ नोड्स को ड्रेन करते हैं। तो इसे आप देखते हैं कि एकदम से आपकी पफीनेस ख़त्म हो जाती है। ये फ्लूइड्स को ड्रेन करने की एक्सरसाइज है, राइट। तो ये 3 एक्सरसाइजेज हमने बताई हैं जो कि आपके ये सारे फेस को नेक से लेके, जावलिंग से लेके मिड फेस को और आईब्रोज तक। अब इस पे आपके पैसे भी नहीं प्लीज लगने, मतलब आप कहते हैं ना अच्छा इतने महंगे प्रोसीजर है, मत कराएं, पैसे भी नहीं लग रहे, बस आपने इसको रूटीन बनाने, जिस तरह वॉक एक्सरसाइज आप रूटीन में करते हैं। फिर ये मत कहिएगा कि रिजल्ट तो डॉक्टर साहब ने पहले कहा है कि आपने ये रूटीन में करना है, अगर एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो रिजल्ट वो नहीं आएगा। डॉक्टर साहब कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं बट ये चिन डबल होती है उनकी, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली बता दें। एक्चुअली यहाँ से ये वाली स्किन ना नीचे गिर रही होती है और थोड़ा सा ऐसे नेक करें तो ये डबल हो जाती है। तो उसके लिए अमरीन की है वो देखें, अमरीन थोड़ा सा स्माइल वगैरह करें तो वो प्रॉपर वो डबल चिन। 2 एक्सरसाइज जो जिसकी हमने सबसे पहले बात की है, एक आपने नेक के मसल्स सबसे पहले रिलैक्स करने हैं, ठीक है, उससे यहाँ से टक खत्म हो जाएगा। दूसरा जब आप ये वाला करते हैं ना, ये थंब आपका यहाँ से मूव कर रहा है, इससे आपका कंटूर बहुत अच्छा, ये डबल चिन के अंदर इससे स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका डबल चिन, आपका जो जॉ लाइन है ये बड़ी शार्प होती जाती है,
ठीक है। तो दूसरा ये कि वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैवी वेट हैं और आप जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस करते रहें, आपकी डबल चिन नहीं जा सकती। आप अपने वेट के ऊपर भी काम करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक, वो हमने जिक्र किया था आपकी लाइंस जो आती हैं फोरहेड पे, उससे कुछ आप कर सकते हैं, स्माइल लाइंस आती हैं जी, एक्सरसाइज से वो भी खत्म हो सकती है। अब देखें यही फोरहेड की एक्सरसाइज ही हमारी रह गई थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी होती है ये एक ओल्ड नॉलेज है चाइनीज़ कि यहाँ पे आपकी थर्ड आई होती है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा मसाज करते हैं, यू फील वेरी रिलैक्स्ड। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आके ज्वाइन हो रहे हैं आपके फेस के, राइट। ये हल्का से यहाँ से मसाज करके आपने वी बनाना है, ओके, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। ऐसे एक तो ये बहुत रिलैक्सिंग है, दूसरा ये आपकी ये वाला 11 बनता है ना, इसको डिज़ोल्व करेगा, ओके। क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये जब बहुत टॉट हो जाते हैं तो ये ऐसे नैरो हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये लाइंस कुछ लोगों की इस तरह आ रही होती है, कुछ लोगों की यहाँ बहुत ज़्यादा डीप लाइन होती है। ये यहाँ वाली लाइंस के लिए भी है और यहाँ वाली लाइंस के लिए। ये ऐसे, ये आपने 10 टाइम्स ऐसे किया और उसके बाद फिर आपने अपने हाथ से ये दोनों साइड से ऊपर की तरफ, यहाँ से फैनिंग मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ प्रेशर मेंटेन करना है, ऐसे, राइट। ठीक, ऐसे थोड़ा सा। ये कोई आप मसाज क्रीम वगैरह भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं? इसमें लाइट वेट ऑयल्स काम करते हैं। अच्छा। लाइक इसमें रोजमेरी ऑयल होना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे मैं स्नेल म्यूसिन के साथ भी ये करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने स्नेल म्यूसिन भी यूज़ कर सकते हैं, रोजमेरी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। थिक ऑयल्स इस योगा के साथ इस्तेमाल नहीं होते, लाइक कोकोनट ऑयल या कोई जैसे पेट्रोलियम जेली, इस तरह के थिक मॉइस्चराइजर्स यूज़ नहीं करेंगे आप। लाइट वेट, बिल्कुल आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि फेस के ऊपर कुछ। सब इनकी टाइमिंग कितनी? 10 मिनट इनफ है? 10 मिनट्स। आपने मिनट्स नहीं, आपने मूवमेंट्स काउंट करनी होती है कि 10 मूवमेंट्स आपकी ईच साइड पे होनी। ठीक हो गया जी। तो ये रूटीन में आप करें, इसके रिजल्ट जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमरीन। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। साजिद की बर्थडे है जी, हम उनको विश करने जा रहे हैं। सालगिरह है काशिफ हुसैन की और बशीर अहमद, अमरीन की सालगिरह है, उमर शफीक की सालगिरह है, मासूमा फातिमा, शेख अहमद, सादुल्ला और इसके बाद मुइज़ अब्बास, मोहम्मद अली, मौज़म फ्रॉम ओमान और इसके बाद जी हाफिज़ मुआज की सालगिरह है जी। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। स्पेशल बर्थडे की तरफ आ रहे हैं जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अली साइद साहब, जो कि हमारे सिटी 10 के पैनल पे भी होते हैं। तो अली साइद साहब को हम बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे। साइद साहब, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है। अगर आप अपने बच्चों को इस दौड़ में शामिल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इसके लिए जी हम जदीद रुझानात और जदीद टेक्नोलॉजी से आपको रोशनास कराते रहते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते रहते हैं। अब छोटे बच्चों को अगर आप रोबोट्स बनाना सिखाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे आगे कौन सी बात है। बच्चे बड़े होके आपके जो छोटी एज में इस तरह की छोटी छोटी काम करने लग जाएंगे तो माशाल्लाह, वो आजकल बच्चे बहुत माशाल्लाह से ज़हीन है, आगे चल के बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने पड़ते हैं। लेकिन आपको बच्चों को तैयार करना है। अब टेक्नोलॉजी से आपको अपने बच्चों को किस तरह से फेमिलियर कराना है, वो छोटी छोटी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को आइडियाज़ दे के बनवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेनर और एजुकेशन कंसल्टेंट है जी सैयद अली नुमान गिलानी साहब, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं और ये बता रहे हैं कि बच्चों के ही प्रोजेक्ट हैं। एग्जैक्टली, ये सब बच्चों ने बनाए डिफरेंट एज ग्रुप्स में। सो बच्चों को कैसे आइडिया आता है, किस तरह से आप स्टार्ट करवाते हैं? बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। एग्जैक्टली जी। सो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मेरी अपनी डोमेन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है। सो ये आइडिया मुझे 4 साल पहले आया कि हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पे एम्पावर करें और हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, लॉजिकल थिंकिंग और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाएं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज देख रही हैं, जो कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर तक हम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग्स देते हैं। इसमें ये होम ऑटोमेशन सिस्टम है जिसके अंदर 15 सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सारे के सारे एक माइक्रो कंट्रोलर से प्रोग्रामेबल तरीके से जो है वो कंट्रोल होते हैं। ये 12 से 14 साल के बच्चे जो है उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खुद डेवलप किया। ये पूरा प्रोजेक्ट 12 से 14 साल, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, इसको जरा एलैबोरेट करें। जैसे आप देख रही हैं कि इंटरनेट का दौर है और IoT का दौर है, तो आप पूरे घर के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे AC कंट्रोल कर रहे हैं, पार्किंग सिस्टम है आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, टेम्परेचर अलार्म सिस्टम है, गैस कोई प्रोड्यूस हो रही है हैजर्डस तो उसको आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये एक प्रोटोटाइप है, छोटा मॉडल है जिस पर बच्चे ये सारे सेंसर्स को डेटा एक्वायर करके उसको फिर ये चेक करते हैं, उसको ये बनाते हैं और फिर ये लार्ज स्केल के ऊपर जब बड़े होंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करेंगे तो उनको पहले से ये सारी चीज़ें। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, जबरदस्त। और दूसरे इसके अलावा जी ये मैं आपको बताता हूँ, ये हर्डल अवॉइडेंस कार और ये भी 12 से 14 साल के बच्चों ने बनाई है। ये ऑटोमेटिकली, अगर मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा सकूँ तो ये खुद ब खुद ही जैसे कोई हर्डल आगे आएगी ये मूव कर जाएगी। एग्जैक्टली। सो मैं अगर इसके सामने आ रहा हूँ तो ये खुद उसको डिटेक्ट करेगी और ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। तो इसके जरिए से हम मेज सॉल्वर रोबोट, इसको जरा मेरे पास ले, ये कैमरे से आउट हो जाएगा। जी चले, वाह देखिए जी, अब ये जाता जाएगा। हाँ अभी जाता जाएगा। हर्डल जैसे कोई सामने आएगी, अच्छा कोई दीवार भी सामने आएगी तो ये मूव कर जाएगा। अभी वहाँ पर दीवार को डिटेक्ट कर रहा है और ऑटोमेटिकली ये जो है वो मूव कर रहा है। ग्रेट। अच्छा जी, अब इसको जरा हम पकड़ लें। जी जी जरूर। ओके, तो दीवारों के सर घूम घूम के वो बचपन में वो वाला है ना आपकी रिमोट कंट्रोल्स वाली कार होती है ना, वो वाला आइडिया है ये। इसके बाद हमारे पास ये छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग से रोशनास करवाते हैं। इसकी बड़े मज़े की बात यह है कि अगर इसको हम मूव करें तो दिस थिंग विल मूव और इसको अगर हम गिरा दें तो इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस। ग्रेट। तो ये एक इसके अंदर और ये भी बच्चों ने बनाया, ये बच्चों ने बनाया और ये जो है एज 7 इयर्स से 10 इयर्स के बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ बनाते हैं। जबरदस्त। फिर हमारे पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट है और ह्यूमनॉइड रोबोट
हम बच्चों को ये बताते हैं कि रोबोट्स डिफरेंट तरह के, जैसे ये कार रोबोट है, इसी तरह ये एक मैकेनिकल रोबोट देख रही है, ये भी हर्डल अवॉइडेंस है, और ये एक ह्यूमनाइड रोबोट है। अब आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिक तरीके से डिफरेंट रोबोट जो है चाइना के अंदर जो है वो सेल पे लगे हुए हैं, जो कि आपके डिफरेंट काम कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो यहाँ से बच्चों को आइडिया होता है, और इसके अंदर मोशन सेंसिंग भी है। अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी थोड़ी हाँ सी जरूर 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 टेक्निक्स दिखा। हाँ जी जी। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी बोली है। ओके, ये कुछ क्या क्या कर सकता है ये? इट कैन मूव, it can be controlled by motion sensor, and Okay. it can be controlled by कुछ remote भी हम control. करा सकते हैं रिमोट कंट्रोल से। Exactly. ये तो छोटे लेवल का है, लेकिन जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे हम फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक है, आप particularly मोशन solve सेंसर से ऐसे कहेंगे कि मेरे से हाथ में लाओ, ये मिला लेगा, करवाएं। मूव करेगा। मूव करेगा। Yes. So it is turning, it is moving, और इसको अब मैं कह रहा हूँ पीछे जाओ। ओके। सो ये सारी इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मोड्स हैं। तो ये एक बेसिक टाइप की प्रोटोटाइप है। ठीक है। इससे जो एडवांस प्रोटोटाइप्स होती हैं वो फिर आपसे हाथ भी मिला सकते हैं, इवन के अच्छा। खाना पका सकते हैं, इवन के डिफरेंट और काम हाँ, वो तो हम देखते हैं रोबोट्स आटा गूंद रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह हमें इसके बारे में भी बता दे दो। अब ये आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको प्रोग्राम करके डिफरेंट काम कर सकते हैं। अब ये जो है ये पार्किंग सेंसर है। अब ये डिटेक्ट करेगा कि इसके आगे कोई अगर चीज़ आती है तो ऑटोमेटिकली पार्किंग जो हर्डल होती है उसको वो ओपन कर जो आप पार्किंग में जाते हैं और एक वो आपके सामने हर्डल आ जाती है, और जैसे आप वो स्लिप पे करते हैं और वो हर्डल ऊपर हो जाती है। एग्जैक्टली। एंड दिस इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। आजकल अच्छा, आपको पता है गर्मी का सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर उसको क्या घर में हमारे एयर कंडीशन एसी वगैरह में लगा होता है? ये जी एग्जैक्टली बिल्कुल लगा होता है, उसमें भी लगा होता है, और वैसे भी आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने कहीं पे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर को मॉनिटर करना है आपने। जबरदस्त। इसके अलावा ये सारा डेटा इंटरनेट के ऊपर भेजता है और आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं IoT। जब आपका एक रोबोट इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आप सारा डेटा एक्वायर करके उस पर डिफरेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये भी जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप 12 से 14 साल का, उन्होंने सारा बनाया। बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। तो स्टूडेंट्स के पास तो और भी बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होते होंगे, उनको इम्प्लीमेंट फिर आप कराते हैं? एग्जैक्टली जी, हमारे पास ट्रेनर्स की पूरी टीम है जो कि हमने खुद ट्रेन किए हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, और वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक करिकुलम के मुताबिक करवाते हैं। आई एम करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपर्ट एज वेल। ठीक है। तो बाकी कुछ आइडियाज़ जिस पे स्टूडेंट्स ने काम किया और आपको खुद बड़े अमेजिंग लगे, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। कौन कौन से आइडियाज़? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथ्स, ये 5 चीज़ें हैं जो तो बच्चे दूर भागते हैं। बच्चों को हम जिस तरह मैथ्स करवाते हैं वो सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। उनको एक रियल लाइफ हम प्रॉब्लम देते हैं और उसको वो डिफरेंट गैजेट्स के जरिए से सॉल्व करते हैं और फिर एनालिटिकल रीजनिंग करते हैं। बच्चे तो आजकल ऐसी एंगेजमेंट्स चाहते हैं ना, गैजेट्स हों, चीजें हों, तो अब आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इसके बेस पे भी मैथमेटिक्स हैं जो कि बच्चे लर्न करते हैं, वो सारी की सारी इंप्लीमेंट करते हैं इसमें। सो हम बच्चों को इस तरफ लेके कैसे आए? हर बच्चा ये सीख सकता है? ये तो नहीं कि बहुत ज़हीन बच्चों का ही बस काम है ये? नहीं जी, ये हर बच्चा सीख सकता है, और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आजकल स्क्रीन टाइम जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। तो हम अगर बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ गेज कर देंगे तो बच्चे टेक्नोलॉजी की साइड पे अपना जो पूरा है विजन लेके आएंगे। इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, उनको हम स्टार्ट करवाते हैं बेसिक प्रोजेक्ट से और डिफरेंट कोडिंग प्रोजेक्ट से, जिसमें वो गेम्स बनाते हैं, AI की डिफरेंट चीज़ें जैसे फेस डिटेक्शन है, और जब उनका इंटरेस्ट गेज होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं, तो वो पेरेंट्स को फिर खुद कहते हैं कि हमने नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको कंटिन्यू करना है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो 12 साल का है और O लेवल का है। अब वो 1 साल पाइथन AI ट्रैक करने के बाद मेरे साथ खुद ट्रेनर है। अच्छा। और वो खुद मेरे साथ ट्रेनिंग्स दे रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द न्यू जनरेशन। बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ये बेसिक चीज़ें सीख के आगे चल के? कौन कौन सी फील्ड में किस तरह से वो काम कर सकते हैं? देखें जी, जो बुनियादी चीज़ होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है। इन सारे प्रोजेक्ट्स में ये बुनियाद है। इनको अडॉप्ट करते हुए वो इंजीनियरिंग साइड पे जा सकते हैं, रोबोटिक साइड पे जा सकते हैं, इवन के बायोटेक्नोलॉजी, इवन के फिज़िक्स, मैथ्स, इन सारी फील्ड्स को जो है वो बड़े इफेक्टिवली कर सकते हैं। और हम बच्चों को ना सिर्फ ये सिखाते हैं बल्कि उनका पूरा करियर सक्सेस पाथ मैप कर देते हैं कि आपने जाना किस डायरेक्शन में। ज़बरदस्त। तो ये हमारी अचीवमेंट है जी, और बच्चों को हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अल्टीमेटली कनेक्ट करवाते हैं कि अल्टीमेटली एक स्किल है तो उससे आपने अल्टीमेटली अर्निंग कैसे करनी है। ये एक प्रोजेक्ट कितनी देर में तैयार हो जाता है? अच्छा,
इसको तैयार करने में से पहले इसका ये फेज़ होता है, ठीक है, और उससे पहले ये फेज़ होता है। ओके। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स में बच्चा जो है इस काबिल हो जाता है, अगर वो स्क्रैच से स्टार्ट करे तो वो इस प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, और अगर किसी को ऑलरेडी ये नो हाउ है तो इट कैन टेक ओनली अ मंथ, सही, और उसमें ये इजीली बन सही। सकता है। अच्छा, यानी आप छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कराते हैं। अगर बच्चा खुद से कोई आइडिया दे रहा है सो उस पे फिर आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? वो कुछ बच्चों के पास तो बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, और आजकल वैसे ही आपको सोशल मीडिया के थ्रू इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो किस तरह से कितने टाइम में आप उस पर काम सारा करके तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? मैं इससे पहले एक बात ऐड कर दूं, आजकल चैलेंज डेटा नहीं है, आजकल चैलेंज ये है कि डेटा इतना ज़्यादा है, उसमें से लेना क्या है। एग्जैक्टली, That is इतनी the सारी challenge. चीज़ें होती हैं, आपने तो कुछ हम ना कुछ पिक करना होता है। बच्चे जब आते हैं तो हम उनसे कहते हैं पहले अपना आइडिया लिखो, माइंड मैप करो, और उसका पूरा एक पेपर ड्राफ्ट तैयार करो। जब वो तैयार कर लेता है तो फिर उसके ऊपर हम उसका पूरा पाथ डिज़ाइन करके कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जोड़ना कैसे, इंटीग्रेट करना है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। और उसके साथ साथ हम चलते हैं और हर पॉइंट पे वो टेस्ट करता हुआ आगे चलता है और उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। एक टाइम पे जाके स्टूडेंट्स ये वाला रोबोट भी खुद तैयार कर लेंगे? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल करेंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें सेंसर है ना, आपने बताया रेजिस्ट करना, और जिस तरह से मोशन सेंसर ये अपना साइड चेंज करे, तो ये चीज़ें तो ये आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स तैयार करें। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आप जो देख रही हैं। हमारी स्टेट ऑफ द लैब है नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में, वहाँ पर हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। अच्छा। एक चैलेंज ये होता है, जैसे ये लेगो किट है, आपको पता होगा बाहर से इंपोर्ट होती है, उससे ये बनता है। हमने खुद अपनी किट्स जो है वो बनाई हुई हैं, उसके ऊपर पूरे करिकुलम डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि बच्चों को लो कॉस्ट जो है वो चीज़ें मिल सकें। अब हम HSN कॉलेज, LGS, बीकन हाउस, इन टॉप चेन्स के साथ तो काम कर रहे हैं, इवन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लो इनकम स्ट्रीम्स के लिए बच्चों के लिए अब हमने पूरे के पूरे जो है करिकुलम निकाले। सही। सो अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ ऐसा रोबोट तैयार करने की अटेम्प्ट की है? जी, रोबोटिक आर्म है जो कि बच्चे वहाँ पे बना रहे हैं, 14 प्लस के बच्चे हैं वो, और ये बाकायदा पूरी किट जो है वो बिल्कुल ही स्क्रैच से अभी वो डेवलप कर रहे हैं, अंडर द प्रोसेस है। इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगी वो भी मैं आपको ये किस तरह से और इसका मकसद क्या है, क्या कर सकते हैं? सो ये लेगो किट से हर्डल अवॉइडेंस एक पूरी की पूरी चीज़ बनी है। ये ब्लूटूथ से इसका जो ये पावर है ये कनेक्टेड है, इसमें एक मोटर लगी हुई है और एक सेंसर लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ से ये पूरा इसका इसको भी अकेला पार्किंग सिस्टम में और डिफरेंट हर्डल्स जहाँ पर आपने रेजिस्ट करने मेज सॉल्वर के तौर पे काम हो सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल जिसमें ये हर्डल्स को खुद अवॉइड करे उसके लिए यूज हो सकता है। इवन के जो इंटेलिजेंट कार्स होती हैं आजकल आप देख रही हैं टेस्ला की, तो उसके अंदर भी ये इस तरह का सिस्टम जो है वो लगा होता है। तो बच्चों को एक सेंस मिलना शुरू हो जाती है बेसिक लेवल से कि वो यहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। सो इसका कोड बाकायदा लिखा हुआ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका पूरा पूरा जो प्रोग्रामिंग कोड है वो बच्चे खुद लिख के तो इसके अंदर इम्बेड करते हैं कि इससे करना क्या है। सो लेट मी शो यू। अभी इसको मैं रन करूंगा तो इसके आगे भी अगर आप आए तो इट विल डिटेक्ट एंड टर्न। तो ये छोटे बच्चे इस तरह की चीजें अटेम्प्ट करते हैं सेम चीज, और ये जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीज अटेम्प्ट। जबरदस्त, ग्रेट। चलें जी, आप ये देखिए, आप अपने बच्चों को किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों से आगे चल के बच्चे बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, और ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम, ये आइडियाज़ इतने ज़बरदस्त हैं कि हम कहते हैं हम अपने बच्चों को कहीं मसरूफ़ रखें, तो इतने ज़बरदस्त आपके पास आइडियाज़ हैं। आपको बच्चों को बस एक रास्ता नया दिखाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तरह के शोज़ हम इसलिए जो है वो लाजमी रखते हैं कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए आइडियाज़ हो। आजकल तो ऐसी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप लाजमी अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ। टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, आगे बढ़ेंगे तो फिर इस दौर में शामिल हो सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।